सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट प्रधानमंत्री मोदी इस समय ग्लासगो में है और वहां पर वो अटेंड करने जा रहे हैं कोप 26 की मीटिंग। अगर बात की जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जिसको आप कॉप के नाम से जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के जो इशू हैं आज उसको लेके कॉप एक क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इंडिया का क्या रिप्रेजेंटेशन है कोप के अंदर, किस तरीके से इंडिया आज पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज को लेकर या क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी से जुड़ी जो कंसर्न है उनको लेकर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उन सब पॉइंट्स पे आज डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ और वीडियोस को भी हम समय समय पे अपलोड करते रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कॉप के साथ। पर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपको नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किस साल आया और किस एक इशू को लेके आया। मैं रिपीट कर रहा हूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस साल में आया और किस इशू को लेके आया। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉप के ओरिजिन को लेके कि कॉप की शुरुआत हुई कैसे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक्चुअली में है क्या। देखिए, हम ये सब जानते हैं कि जो 70 का दशक था वो एक ऐसा समय था जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे थी और बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब दुनिया भर में टेस्ट किए जा रहे थे लगातार, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, चाहे वो सहारा डेजर्ट हो। भारत ने भी उस समय 1974 में पोखरण में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। इस तरीके से जो क्लाइमेट है और क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बड़े तौर पर सामने आने लगे। इस दुनिया ने पिछले कई लाख सालों में बहुत कुछ झेला, पर पिछले 200 सालों में जितना नुकसान क्लाइमेट को इंसानों ने किया उतना नुकसान तो पिछले 10 लाख सालों में भी नहीं हुआ था। रिजल्ट ये हुआ कि 1970 के दशक के समय साइंटिस्ट इस बात को लेकर बहुत कंसर्न हुए कि किस तरीके से क्लाइमेटिकल एक्टिविटीज चेंज हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं और किस तरीके से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। साथ ही सबसे बड़ा खतरा जो उस समय नजर आया वो था ओजोन लेयर को, एक ऐसी लेयर जो कि अर्थ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली यूवी रेस से और बाकी सारी जो हार्मफुल रेस हैं उनसे। तब ये कंसर्न जो है आगे बढ़ा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे सामने आया। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इस चेन के साथ, तो जो वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो हमारे सामने आई 1979 के अंदर। 1979 के अंदर वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई जहां इन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ बड़े तौर पर। इसके बाद अगर हम बात करें, एक मेजर स्टेप जो माना जाता है, सबसे बड़ा स्टेप जो माना जाता है, वो स्टैब्लिशमेंट थी आईपीसीसी की, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई 1988 के अंदर। आईपीसीसी को जब गठित किया गया तो पर्पस यही था कि एक ऐसी बॉडी को बनाया जाए जो बड़े तौर पर क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज जो हैं उनके ऊपर काम कर सके और क्लाइमेट रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको स्टैब्लिश करने में पूरी दुनिया को, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन को एक हेल्प प्रदान कर सके। आगे चल के एक बड़ा मेजर स्टेप हुआ रियो ब्राजील के अंदर, जो है एक समिट होता है जिसको आप लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ 1992 के अंदर। अर्थ समिट जब ब्राजील में हुआ तो पूरी दुनिया से ज्यादातर जो मेंबर कंट्रीज थी यूएन की, उन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर डिसाइड ये हुआ कि जिस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरीके से सिचुएशन खराब होती जा रही है, उस सिचुएशन से बचने के लिए अब जरूरत है कि पूरी दुनिया एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम करे। क्लाइमेट चेंज से लड़ना अब एक ऐसी प्रैक्टिस ना हो जो कि कोई इंडिविजुअल कंट्री अपने लेवल पे कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया इसके लिए कॉमन इक्वल एफर्ट जो लगाए। ऐसे में सामने आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी। 1992 के अंदर ये विचार जो है सबसे पहले सामने रखा जाता है और उसके बाद फाइनली 1994 के अंदर जो है यूएनएफसीसी जो है ये एक तरह से आप कह सकते हैं स्टैब्लिश होता है, पावर में आता है। जब यूएनएफसीसी पावर में आता है तो उस समय सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो यही है कि किस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हुआ है, क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है, उससे फाइट किस तरीके से की जाए, किस तरीके के स्टेप लिए जाए। तो ये बहुत जरूरी था कि इस फाइट में कलेक्टिव एफर्ट जो है सबका साथ में जुड़ा हो, स्पेशली उन सभी मेंबर कंट्रीज का जो यूएन का हिस्सा है।
तो ये डिसाइड हुआ कि हर साल कुछ गोल्स को डिसाइड किया जाएगा और ये गोल 1 या 2 साल के बेसिस पे नहीं होंगे, लंबे टेन्योर के लिए होंगे। पर इन गोल्स की कितनी अचीवमेंट है, कितना आगे हम बढ़ रहे हैं, कितना प्रोग्रेसिव हम वर्क कर रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें हर साल मिलना होगा। और ऐसे में हमारे सामने आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप जिसको कहा जाता है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो कॉप की 26th जो मीटिंग है वो होने जा रही है ग्लासगो के अंदर, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें पार्ट लेने के लिए भारत से प्रधानमंत्री मोदी अभी ग्लासगो पहुंचे हैं। तो 26th जो समिट होने जा रहा है कॉप का, अब इस समिट के अंदर वो सारी डेवलपमेंट जो अब तक हुई जब से स्टैब्लिश हुआ है यूएनएफसीसीसी, उन सब पे डिस्कशन तो होगा ही। साथ में इंडिया का क्या रोल है एज अ इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के तौर पर अगर हम देखें, भारत आज ऐसा देश है जो दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल पोल्यूशन के अंदर। इस समय की अगर बात की जाए तो चाइना का स्थान पहला है, दूसरा यूएसए और तीसरा इंडिया का जो है स्थान आ चुका है। पर जिस तरह से धीरे धीरे इंडिया अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाता जा रहा है, ये पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर शायद इंडिया सेकंड या फर्स्ट पोजीशन तक पहुंच जाए। तो इन सब चीजों को समझते हुए इंडिया ये चाहता है कि जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं उनसे फाइट करने में भी इंडिया सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे ज्यादा तेजी से हम लोग इस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको हम लोग ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट करें, और ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो सारे छोटे देश जिनका कार्बन एमिशन बहुत कम है, कहीं ना कहीं एक होप के तौर पर, एक उम्मीद के तौर पर वो भारत जैसे देशों को देखते हैं। क्योंकि हमने हमेशा देखा है जब भी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है या किसी भी ऐसे मेजर कंसर्न के ऊपर डिस्कशन हो रहा है जो पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए है, तो वहां पर चाइना और अमेरिका बहुत रिजिड होते हैं, बहुत सेल्फिश होके काम करते हैं। पर इंडिया हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर, ऐसे इनिशिएटिव्स के अंदर, ऐसी स्कीम्स के अंदर बहुत न्यूट्रल वे में, बहुत मॉडरेट वे में काम करता है। और अभी भी यही एक रीजन है कि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी भी ऐसे सम्मेलन का हिस्सा बनते हैं तो इंडिया की तरफ दुनिया की नजरें सबसे ज्यादा होती हैं, इंडिया का स्टेप क्या होने वाला है। तो अभी अगर हम बात करें कॉप की, तो रीसेंट कुछ डेवलपमेंट की भी हम बात करेंगे कॉप के आने के बाद। सबसे मेजर डेवलपमेंट जो आप कॉप के साथ जोड़ सकते हैं वो ये है कि जो कॉप की थर्ड मीटिंग होती है 1995 के अंदर, ये होती है जापान के शहर क्योटो के अंदर। क्योटो के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि एक प्रोटोकॉल को लाया जाएगा। एक्चुअली ये पूरी एक हायरार्की है, क्रोनोलॉजी है अगर हम इसको समझे। 1992 में जब गठन हुआ था, यूएनएफसीसी को बुलाया गया था, तो उस समय ही ये डिस्कशन हुआ था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल की जरूरत है। तो 1993 के अंदर जो सबसे पहले ये सामने आया कि एक प्रोटोकॉल को लाया जाएगा। फाइनली जब थर्ड मीटिंग हुई 1995 के अंदर, तो वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल जो है हमारे सामने आता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि क्योटो प्रोटोकॉल को जब लाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं, यूएन का पार्ट जो है, जो उस प्रोटोकॉल से जुड़ी मीटिंग का हिस्सा रही, वो सब इसको एक्सेप्ट करने से, इसकी कंडीशंस को मानने से मना कर देते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योटो की जो इंपॉर्टेंस है, क्योटो का जो रोल है, वो एक तरह से रिकॉग्नाइज होता है, उसको समझा जाता है। इंडिया जैसे देशों का भी एक इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट रहता है। और फाइनली 2005 के अंदर जब रशिया इसको रेक्टिफाई करता है तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये पावर में आता है, एक तरह से आप कह सकते हैं ये फोर्स में आता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो मीटिंग रही वो 2012 की रही, जब क्योटो प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया, इसको दोहा अमेंडमेंट का नाम दिया गया। और इसके बाद आता है 2015 की मीटिंग जिसमें आया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो अब ये पूरी चेन क्या है उसको हम समझ लेते हैं, बिकॉज कॉप की जो मीटिंग्स हैं या कॉप का जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले जब क्योटो को लाया गया तो ये कहा गया कि हर देश जो है अपने एमिशंस जो है वो डिपेंड करते हैं कि कितना एमिशन आप कर रहे हैं, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन आपका क्या है। तो उसके हिसाब से एक टारगेट रखा गया और कहा गया कि आप इस टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहा गया उस समय कि हर कंट्री एक मिनिमम एवरेज रिडक्शन टारगेट रखेगी, जो क्या होगा
5% का एक एवरेज रिडक्शन टारगेट होगा कि आपको कम से कम 5% तो रिड्यूस करना है। और जब हम एमिशन रिड्यूस करने की बात करते हैं तो उसके दो ही पर्पस हैं, या तो आप अपनी उन इंडस्ट्रीज को शट डाउन कीजिए जो कि कोल पे, फॉसिल फ्यूल्स पे या किसी भी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर रही है जो कार्बन एमिट कर रहा है, या जो आप कह सकते हैं ग्लोबल जो इश्यूज हैं क्लाइमेट चेंज के उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उसको रिड्यूस कीजिए, या आप अपने जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उनको चेंज कीजिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाइए। तो ये दोनों ही काम इतने आसान नहीं थे, तो इनिशियली कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट करने से मना करा। बट जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज ने अपने वर्स्ट इफेक्ट दिखाए, धीरे धीरे कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि देयर इज नो वे कि आप इस चीज से बाहर भाग सकें। 2005 के अंदर जब रेक्टिफाई करता है रशिया क्योटो को, तो फाइनली क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आता है। टारगेट इनिशियली यही रहता है और एक अलग विजन रखा जाता है कि भाई अब 2012 तक का टारगेट हम यहां से रखेंगे 5 से 7 तक, विच इज 5% मिनिमम, एंड अकॉर्डिंग टू दी कंट्रीज ये टारगेट अलग अलग होंगे। इंडिया का 25%, चाइना का 40%, यूएसए का 45%, दैट डिपेंड्स कि आप कितने समय से कितना एमिशन करते आ रहे हो। ठीक है, फिर 2012 में जब दोहा अमेंडमेंट आया, तो दोहा अमेंडमेंट आते आते कुछ चेंजेस आए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल को भी एक बड़ा झटका लगा। वो ये था कि 2011 के अंदर कनाडा वो पहली कंट्री बनी जिसने क्योटो से कंप्लीटली विड्रॉ कर लिया। तो उसके बाद ये लगा कि शायद ये एफर्ट्स अब उतने काम ना कर पाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। दोहा अमेंडमेंट को जब रेक्टिफाई किया गया तो बहुत सारी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करने के लिए और इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ऑल दो इस समय भी अमेरिका, इंडिया, चाइना और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनका रुख बहुत क्लियर नहीं था अपने फ्यूचर टारगेट्स को लेके, स्पेशली एमिशंस की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर भी एक बेसिक टारगेट जो है वो 5% का रखा गया, परंतु कंट्री टू कंट्री टारगेट्स अलग थे। अब दोहा अमेंडमेंट ने जो अपना टाइम पीरियड रखा वो रखा 2012 से लेकर फिर 2020 तक का पीरियड रखा गया। ये कहा गया कि 2020 तक जो है दोहा अमेंडमेंट अब कंटिन्यू रहेगा। बट 2020 के बाद क्या होगा? क्या उसके बाद थर्ड फेज लाया जाएगा, दोबारा अमेंड किया जाएगा? नहीं, ये डिसाइड हुआ 2015 के अंदर कि अब हम लोग 2020 के बाद जिस चीज को कंटिन्यू करेंगे वो होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कि कॉप की मीटिंग जब पेरिस में हुई तो वहां पर डिसाइड किया गया। हाल फिलहाल में आपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे होंगे क्लाइमेट से रिलेटेड, जहां पर आपने सुना कि अमेरिका क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा था। पहले ट्रंप ने इसके लिए मना करा, बिडेन ने इसको के लिए कहा, क्लीन चिट दे दी, इनिशियली ओबामा इसके लिए मना कर रहे थे उस समय। तो इस तरह के जो इश्यूज थे वन बाय वन वो हमारे सामने आते रहे। ऑल्दो एक बहुत लंबे समय तक अगर बात करूं क्लाइमेट ट्रीटीज की, तो इंडिया भी इससे बाहर रहा और ये कहा गया कि इंडिया ट्रीटीज को तो एक्सेप्ट करना चाहता है परंतु एक फुल फ्लैज वे में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो रीसेंट जो मीटिंग अगर हम बात करें COP26 की, तो उसमें भी भारत का पर्पस यही है, टारगेट यही है कि क्लाइमेट चेंज को लेके और इंडिया का जो पोजीशन है उसको लेके हम आने वाले भविष्य में किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। स्टूडेंट, लास्ट में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, ग्लोबल नेट जीरो बाय 2050। बेसिकली ये है क्या? ग्लोबल नेट जीरो है क्या और किस तरीके से कॉप से जुड़ता है? देखिए, ये हम लोग जानते हैं कि बहुत लंबे समय से, जब से कॉप की शुरुआत हुई या जब से क्लाइमेट कंसर्न स्टार्ट हुए, जब से सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि किस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर साइंटिफिक डेटा को अगर हम लोग समझें या कॉप की मीटिंग के बाद, क्योटो के बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की भी बात करें, तो हर जगह साइंटिस्ट ने एक ही पॉइंट को रखा और वो ये था कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और अप्रोक्सीमेटली 1.5 डिग्री वो इंक्रीज हो जाएगा आने वाले 2050 तक या मैक्सिमम 60 तक। पर अगर ऐसा होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या आउटकम्स होंगे उसके? देखिए, अगर ग्लोबल टेम्परेचर की बात की जाए राइट नाउ जो है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो डिपेंड करता है, सीजन टू सीजन होता है, बट अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये अप्रोक्सीमेटली 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में जितनी भी आइस है वो सब मेल्ट हो जाएगी, और अगर दुनिया की सारी आइस मेल्ट हो गई तो आपको बता दूं कि देयर विल बी नो लैंड। अर्थ एक कंप्लीट ब्लू प्लेनेट बन जाएगा। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितना भी लैंड फॉर्म है, वो सब पानी के नीचे डूब जाएगा। पिछले 10 सालों से आप लगातार सुनते आए हैं कि यहाँ फ्लड आई, वहां फ्लड आई। ये क्वेश्चन भी आता है यूजीसी नेट के अंदर और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि आज दुनिया में वो कौन सा सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर है या वो कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहा है, फाइनेंशियल लॉस कर रहा है, ह्यूमन लाइफ को लॉस कर रहा है। तो दैट इज फ्लड।
सबसे ज्यादा आती हैं फ्लड्स। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु में फ्लड आई है, इससे पहले केरला में फ्लड आई थी, हमने राजस्थान में फ्लड देखी, बिहार में फ्लड, महाराष्ट्र में फ्लड। हर साल इस तरह के केसेस हम देखते हैं। अगर अपनी मैं बात करूं, अपने जीवन काल की मैं बात करूं, तो पहले इस तरह के केसेस बहुत कम सुनने को मिलते थे। और हम यहाँ एक अलग सिनेरियो देखते हैं। जून के महीने तक आता है कि हर जगह सूखा पड़ा है, ये डैम सूख गया, वो वाला डैम सूख गया, स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर डिस्प्यूट हो गया। बट जैसे ही अगस्त तक का महीना आता है, जगह जगह फ्लड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और हिली एरियाज, भारत में उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, सदर्न इंडिया की मैं बात करूं या नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो रेन इतनी ज्यादा होती है कि लैंडस्लाइड से लोग मरने लग जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, उसका बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। हम भारत में रहते हैं तो हमें सिर्फ पता है कि यहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है, पर क्या हम जानते हैं कि चाइना में सिचुएशन इससे ज्यादा वर्स्ट है? क्या ब्राजील की सिचुएशंस हम जानते हैं? क्या हमें पता है कि अमेरिका में किस तरीके से हर साल आने वाले तूफान कितना लॉस करते हैं? तो इसीलिए डिसाइड ये किया गया कि इस एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जाए। तो 2050 का टारगेट कंट्रीज को दिया गया है, इनका जो टोटल कार्बन एमिशन है उसको जीरो के स्तर पे लाने के लिए। तो इसे कहा गया है ग्लोबल नेट जीरो बाय 2050। ऑल्दो अगर बात की जाए इस पॉसिबिलिटी की कैसा हो पाएगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट है इसको अचीव कर पाना। बट कंट्रीज इस गोल को लेके चल रही हैं और उसी हिसाब से अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने फ्यूल्स को, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को अडॉप्ट करती जा रही हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो हम यहां पर एक पॉइंट पढ़ेंगे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी इसको कहा जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉप, जिसमें कहा गया है कि कंट्रीज अपने से एक टारगेट लेके चले। तो 2030 का इंडिया ने टारगेट रखा है, जब तक हम अपने जो एमिशंस हैं उसको रिड्यूस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकेंगे। अगर अभी की बात की जाए, ग्लोबल एवरेज रिडक्शन जो टारगेट है बेसिकली वो 45% के अप्रॉक्स दिया गया है, जो कि अचीव करना है 2050 तक। 2050 तक जो ग्लोबल एवरेज रिडक्शन टारगेट है उसको 45% रखा गया है। इतना रिड्यूस आपको करना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। लास्ट में कुछ और चीजें, जब भी हम क्लाइमेट को पढ़ते हैं तो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं, हमारी वोकेबुलरी भी इससे मजबूत होती है। डीकार्बनाइजेशन बेसिकली हम समझ ही गए होंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिससे कार्बन एमिशंस कम हो, कार्बन का उत्सर्जन जो है वो घटे। तो ऐसे में इंडिया अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन को, जो है इलेक्ट्रिक जो जनरेट करने का बेसिकली प्रोसीजर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको डीकार्बनाइजेशन के थ्रू रिड्यूस करके 0% तक लाना जाता है, जिसका ऑल्दो कोई अभी फिक्स टारगेट नहीं है। बट इंडिया ये मान के चल रहा है कि आने वाले 20 या 30 सालों में, अगर मैं मान के चलूं 2050 तक, जब इक्वली हम इस टारगेट को अचीव करेंगे, जब तक इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी बनने का प्रोसीजर है ये कार्बन फ्री हो चुका होगा। तो स्टूडेंट, ये था COP26 के ऊपर हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा, नोट डाउन किया। अपने सारे डाउट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही आने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट है आप जरूर पूछिए। और 10 दिसंबर से नेट क्रैकर्स दिल्ली के अंदर अपनी ऑफलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहा है, तो आप हमारी पेपर 1 और सब्जेक्ट की ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।